तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि बच्चे कैसा गलती करते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जाम से में नर्वस होकर कैसा गलती कर ले जाते हैं और जिनके वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है। तो पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है और बार बार जो सवाल बिहार बोर्ड उलट पलट के का सवाल करता है, ट्रैप में फंसाने का पूरा कोशिश करता है बच्चों को, तो वो आज मैं ट्रैप से कैसे निकलना है आपको उसका भी तरीका बताऊंगा और कैसे पेपर को अच्छे से करना है, एलिमिनेट करके करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहला 2 वीडियो आपने देख रखा है और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो मेरे से। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर रखे थे, तो ये सब सवाल मैं नहीं कराऊंगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 67 तक कर रखा था। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि बहुत सारा सवाल है जो मैट्रिक में और 12th में बिहार बोर्ड बार बार पूछता है और बार बार स्टूडेंट्स उसको गलती कर ले जाते हैं क्योंकि उन स्टूडेंट्स हैं, नर्वस हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन नर्वस क्यों नहीं होना है, कैसे नहीं होना है, इसका भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 से हम शुरू करते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, शी इज फॉन्ट डैश म्यूजिक। याद रखिएगा फॉन्ट के साथ कह रहा था, फॉन्ट के साथ हमारा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। होल्ड कर रहा हूँ। बी में कह रहा है ही के साथ हैव, नहीं भाई ही के साथ हैव नहीं लगता है, एलिमिनेट हो जाएगा। सी में कह रहा है ही हैड, नहीं भाई मतलब हैड तो ठीक है लेकिन आगे कंप्लीट दिया हुआ है, कंप्लीटेड होना चाहिए। डी में कह रहा है ही कंप्लीट, ही के साथ V5 लगता है ना कि V1 लगता है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर कम कर दूं। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी डज नॉट नोज। जब डज नॉट लग गया तो V1 आना चाहिए ना, तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बी में कह रहा है शी डिड नॉट न्यू, जब डिड नॉट आ गया तब भी V1 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी में कह रहा है शी डज नॉट नो, होल्ड करेंगे क्योंकि डज नॉट के बाद V1 लगता है और लगाया हुआ भी है। डी में कह रहा है शी इज नॉट नो मी, नहीं भाई डी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर करेक्ट हो गया हमारा बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। 71 में कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव पहचानने का ऐसा तरीका मैं बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, और सारे एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, जितना भी सवाल आएगा आप ऐसे ही आसानी से कर ले जाओगे। अब देखिए एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है, आप बचपन से इसका परिभाषा पढ़ते आ रहे हो, मैं भी वही परिभाषा बताऊंगा, कुछ अलग नहीं बताऊंगा, जो नाउन के बारे में विशेषता बताए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए ये तो हम परिभाषा जान जाते हैं, लेकिन पहचानने में ना हम लोग की हालत खराब हो जाती है। तो कैसे पहचानेंगे इसको, पहले मैं छोटा एग्जाम्पल दूंगा, फिर एक ट्रिक बता दूंगा आपको कि कैसे इसको पहचानते हैं। मैंने कहा कि वहाँ एक लड़का खड़ा है, लड़का का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक लड़का खड़ा, तो ये लड़का हमारा हो गया नाउन। अब मैं कह रहा हूँ वहाँ एक काला लड़का खड़ा है, तो कैसा लड़का, तो आंसर आप दोगे काला लड़का, तो काला हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है ये। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो विशेषता ही तो बताया ये कि कैसा लड़का, काला लड़का, कैसा लड़का, गोरा लड़का, कैसा लड़का, लंबा लड़का, कैसा लड़का, तो नाटा लड़का। ठीक, तो इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव पहचानने के लिए आप सेंटेंस से सवाल करो कैसा। ठीक है, कैसा, और जो भी जवाब आपको मिल रहा है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और आप जो डेली यूज में लाते हो ना उसकी बात कर ले रहा हूँ, सेंटेंस की। आप बोलते हो हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, तो आंसर आपको क्या मिलता है, फाइन। तो हाउ का आंसर मिला आपको फाइन, तो फाइन हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स, कह रहा है ही हैज 3 पेन्स। ठीक है, कि उसके पास 3 पेन है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कितना, तो कितना हमारा आंसर मिलेगा 3। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक, 71 हमारा हो गया। मूव करते हैं 72 की तरफ। कह रहा है आइडेंटिफाई द नाउन। अब नाउन भी बताने का मैं तरीका बता दूंगा। अच्छा, वैसे भी आपको पता होगा कि अगर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, किसी भी टेंस का जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ही कुछ आता है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, मतलब रिमेनिंग मैटर तो होता ही है, लेकिन मेन जो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। वही हाल ऑब्जेक्ट के साथ भी है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो आप खुद देखो ये कोई प्रोनाउन थोड़ी है, अगर प्रोनाउन नहीं है तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हमारा नाउन होगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं नाउन को पहचानने का तरीका बता दे रहा हूँ। ये समझिए कि एक तरह से रामबाण है। ठीक है, करना क्या होता है, अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे बुक। ठीक, बुक वर्ड दिया हुआ और हमको नहीं पता ये नाउन है कि क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है मुझे नहीं पता। अगर इसके पहले मैं कोई आर्टिकल लगा लूंगा, अ हो गया या फिर द हो गया, कोई सा भी आर्टिकल लग जाए, तीनों में से कोई एक आर्टिकल भी लग जाए, तो ये वर्ड हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 73 में कह रहा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब का भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एडवर्ब क्या होता है।
लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि एडवर्ब होता क्या है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 2 लाइन में बता दूँ। पहला बात कि देखिए ये अपने नाम को खुद जस्टिफ़ाई करता है। एडवर्ब किसको-किसको क्वालीफ़ाई करता है, किसका-किसका विशेषता बताता है, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो एडवर्ब में वर्ब छुपा हुआ है, तो ये वर्ब की विशेषता बताता है। एडी से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और ये अपने आप की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब खुद अपने आप की भी विशेषता बताता है। और देखिए ज़्यादातर मतलब 90% केस में मैं बता रहा हूँ कि 90% केस में अगर एडवर्ब को पहचानना हो तो इसके लास्ट में एल वाई लगा रहता है। 10% केस एक्सेप्शनल है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। वैसे यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, समय कम है इसलिए मैं नहीं बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी बता दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको समझ जाएँ आप। अगर किसी नाउन में, ठीक है, नाउन में अगर एल वाई लग जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। और यही 10% केस होता है कि जो एल वाई में वर्ड खत्म होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। बाकी 90% केस में जो एल वाई में वर्ड खत्म होता है वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ। मान लीजिए मैं कहूँ फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड। फ्रेंड हमारा क्या है, नाउन है। अब इसमें मैं एल वाई लगा दूँ फ्रेंडली, तो फ्रेंडली हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब के बारे में जो मैं एक लाइन में ट्रिक बताने वाला था वो भी बता दूँ। ये अगर मान लीजिए इस सवाल में नहीं तो किसी और सवाल में हेल्प कर देगा। वेयर का रिप्लाई, ठीक है, व्हेन का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई, ठीक, ये सारे रिप्लाई जब आपको मिलने लग जाए किसी सेंटेंस में, अगर आप ये सब सवाल करोगे जो भी आपको आंसर मिलेगा तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि इसमें मिलेगा शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। अच्छा, हाउ मैंने लिखना इसमें भूल गया मैं, हाउ भी इसमें आता है। तो हाउ एडजेक्टिव को भी पहचानने का तरीका है, हाउ एडवर्ब भी पहचानने का तरीका है। तो शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, तो कैसा कैसा बोलती है वो, तो सॉफ्टली। ऐसे भी मैंने बताया जो एल वाई में एंड होता है 90% केस में वो एडवर्ब होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 में कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। अब प्रोनाउन पहचानने की बारी है। तो प्रोनाउन तो आप ऐसे ही पहचान लोगे या उसमें भी कोई दिक्कत है। कह रहे एवरी वन लाइक्स हिज ओन वे, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, ठीक है। आप अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा हिज, 74 का सी। 75 में कह रहा है आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब कंजंक्शन क्या होता है, आप ऐसे भी जंक्शन जानते हो ना। जंक्शन मतलब क्या होता है, जुड़ना, एक तरह से जंक्चर का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइंट। तो कंजंक्शन भी वही होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, एक सेंटेंस हमारा ये ही इज पुअर कि वो करीब है, ही इज ऑनेस्ट वो ईमानदार है। तो जुड़ किससे रहा है, बट से। तो ये हमारा बट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75 तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो 76 में कह रहा है कि ही रैन फास्ट ही मिस द ट्रेन। ये तो डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर होता है कि ही रैन सो फास्ट दैट ही मिस द ट्रेन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वो इतना तेज दौड़ा कि ट्रेन ही छूट गई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 77 में नो सूनर डैश द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स इंटर्ड। अब कह रहा है हैड लगेगा कि हैज़ लगेगा कि डिड लगेगा कि वॉज लगेगा। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं लगेगा भैया, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा इसका भी कारण मैं बता दे रहा हूँ। अगर नो सूनर के साथ आप डिड लगाते हो तो आगे जो आता है वो आता है सब्जेक्ट, फिर V1 आता है। लेकिन आपने यहाँ क्या कर रखा है भाई, बेल रैंग कर दिया, V2 कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप रिंग करोगे तब तो मैं डिड आंसर लगा देता। अगर आप यहाँ पे लिखते द बेल रिंग, ठीक है, मैं हल्का सा इरेज करके आपको फिर से समझा रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जो आप यहाँ पे रैंग लिखे हुए हो, जो यहाँ पे आप रैंक लिखे हुए हो, यहाँ पे अगर आप रिंग लिखते तो ये हमारा हो जाता V1 और मैं डिड लगा देता, ठीक है। अगर मान लेता हूँ दूसरा कंडीशन भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए दिया रहता आपका कि नो सूनर, एक दूसरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, नो सूनर हैड के साथ भी अगर आप दिए रहते तो सब्जेक्ट आता, फिर V3 आता, ठीक है। तो अगर आप इसके जगह पे, इस रिंग के जगह पे रंग भी लिखे रहते तो मैं क्या करता, अगर आप रंग भी लिखे रहते तो मैं इसको हैड लगाने का सोचता भी, ठीक है। मतलब ये सवाल हमारा गलत है, फ्री का नंबर है ये, ठीक। मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा था। इरेज कर लूँ फिर मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा था। ये एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर होता है कि अगर नो सूनर के साथ, अगर आप नो सूनर के साथ डिड यूज़ करते हो तो आगे आता है सब्जेक्ट, फिर आता है V1, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप नो सूनर के साथ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ कि अगर आप हैड यूज़ करते हो, हैड, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है और ये हो जाता है हमारा V3, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने V2 यूज़ किया है, जो कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अगर रंग लिखते, रिंग के जगह पे रंग लिखते तो मैं हैड को टिक कर देता आंसर में,
ठीक है, क्योंकि हैड के बाद ही V3 आ रहा है। या फिर अगर आप इसको रिंग रिंग लिख देते रैंक की जगह पे, तब भी मैं क्या करता, तब मैं डिड लगा देता आंसर में, लेकिन आपने तो कुछ इसमें से किया ही नहीं, तो इसलिए यह क्वेश्चन हमारा 77 गलत। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। कह रहा है इज टू वीक डैश वॉक। अरे ये तो रिमूवल टू है डायरेक्ट, तो ये टू हो जाएगा कि इज टू वीक टू वॉक। 79 में कह रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ये भी हमारा इफ क्लॉज जैसे मैंने बताया था ना, तो इफ क्लॉज में अनटिल अनलेस भी आता है, तो ये हमारा उसी से सवाल था डायरेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। कह रहा है हार्डली। अब देखिए हार्डली वाला भी सेम उसी पे है जो नो सूनर डीड वाला था। हार्डली के साथ आप, मैं टॉपिक ही लिख दे रहा हूँ, हार्डली हैड डैश व्हेन, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो जाता है हार्डली हैड। ठीक है, 81 में कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। समवन स्टोल। स्टोल हमारा क्या है, स्टोल हमारा V2 जो कि सिंपल पास्ट होता है। हमारा आंसर आना चाहिए वाज या वर प्लस पैसिव है तो V3 आना ही आना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला में इज लिखा है एलिमिनेट हो जाएगा, हैज लिखा है एलिमिनेट हो जाएगा, हैड लिखा है एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा बी करेक्ट हो गया। 82 में कह रहे चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई विल गो टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है या फिर द फॉलोइंग डे होता है। ए ऑप्शन में टुमारो लिखा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। बी में नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, होल्ड करेंगे। सी और डी में टुमारो लिखा हुआ है, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कह रहा है 83 में करेक्ट द सेंटेंस ही इज नोइंग द आंसर। देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन मैंने आई थिंक पिछला स्लाइड में भी बताया था, वर्ब ऑफ सेंसेशन जो होता है वो हमारा कभी भी एज अ मेन वर्ब V4 में नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको अगर बोलना हो मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो आप नहीं बोल सकते आई एम नोइंग यू, आपको बोलना पड़ेगा प्रेजेंट सिंपल में, आपको बोलना पड़ेगा कि आई नो यू। ठीक है, आई नो यू बोलना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है ही इज नोइंग द आंसर, कि वो आंसर जान रहा है, नहीं तो ही नोज द आंसर हो जाएगा, ही नोज द आंसर। एक करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब हमारा इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है 84 में करेक्ट द सेंटेंस शी डिड नॉट वेंट। अब डिड नॉट लग गया है तो V1 ना आना चाहिए भैया, ये आप क्या V2 लगा दिए हो। तो ए ऑप्शन में कह रहा है डज नॉट वेंट, एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि डज नॉट भी लगा दिया और एक V2 भी लगा दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में कह रहा है डिड नॉट प्लस V1 होल्ड कर रहा हूँ। सी में कह रहा है हैड नॉट प्लस V2, नहीं भाई ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता। डी में कह रहा है वाज नॉट प्लस V2, ऐसा भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 85 में कह रहा है नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। अभी मैंने एक दो स्लाइड पहले ही बताया था, नीदर जहाँ आ जाए तो मतलब जैसे ये तो हमारा, आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग गलत आंसर लगा देंगे, लेकिन आंसर हमारा लगता है इस नीदर के अकॉर्डिंग। तो नीदर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगलर आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज। ये हमारा प्लूरल है, एलिमिनेट हो जाएगा ए। बी भी प्लूरल है, एलिमिनेट हो जाएगा। डी भी प्लूरल है, एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस ही इज सीनियर देन मी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था सीनियर के साथ क्या लगता है, और ऐसे करके मैंने बताया था कि जितना भी वर्ड हमारा IOR में एडजेक्टिव एंड होता है, उसके अगर मतलब कंपैरेटिव बना रहे हैं तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है। मैंने सीनियर एग्जांपल में दिया, जूनियर दिया, सुपीरियर दिया, ठीक है, इन्फीरियर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सीनियर के साथ बी ऑप्शन 2। ठीक है, 86 में 87 कह रहा है प्रेफर। प्रेफर भी मैंने वहीं पे बताया था जहाँ पे मैंने सीनियर के बारे में बताया था, वहीं पे मैंने प्रेफर के बारे में भी बताया था। प्रेफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, तो प्रेफर टू यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 88 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस द न्यूज़ आर गुड। नहीं भाई, न्यूज़ जो है हमारा वो सिंगुलर काउंट किया जाता है, न्यूज़ कभी भी सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है, तो इसीलिए न्यूज़ के साथ कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, एलिमिनेट हो जाएगा। डी में भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 में कह रहा है सीनरी आर ब्यूटीफुल। देखिए सीनरी भी, ये तो पूरा नाउन से ही सवाल है। ठीक है, सीनरी जो हमारा होता है ये सिंगुलर होता है। प्लूरल काउंट किया जाता है कब, जब अलग अलग सीन आप देख रहे हो, अलग अलग दृश्य आप देख रहे हो, तब सीनरीज बोला जाता है। लेकिन अगर आप एक ही जगह देख रहे हो और एक ही जगह बहुत अच्छा खूबसूरती है, तो वहाँ पे आप प्लूरल उसको नहीं कर सकते हो, तो सीनरी के साथ इज लगता है, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। यहाँ पे प्लूरल यूज किया, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भी प्लूरल यूज किया, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ भी प्लूरल यूज किया, एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट हो गया सी ऑप्शन। 19 का चूज द करेक्ट सेंटेंस शी हैज लेस बुक्स। नहीं भाई, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू या फीवर्स आना चाहिए। तो देखिए ए और बी तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि लिटिल जो है हमारा वो अनकाउंटेबल में लगता है। सी में कह रहा है शी हैज फीवर बुक्स, एलिमिनेट, मैं सॉरी होल्ड कर रहा हूँ। डी में कह रहा है शी हैज फ्यू बुक, तो यहाँ पर अगर बुक्स लगाता ना तो मैं इसको कंसीडर भी करता, तो ये हमारा डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। 91 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस आई एम यूज्ड टू। देखिए याद रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, मैं इरेज कर ले रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट है बताने को, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे आप देख सकते हो SSC CGL CHSL सब जगह सवाल आता है। ठीक है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, मन करे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सवाल सर्च करके देख लेना। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक, मैं जो जो चीज़ें लिख रहा हूँ अगर वो आ जाए, जैसे यूज्ड टू आ जाए, ठीक है, अकस्टम्ड टू आ जाए, अकस्टम्ड टू आ जाए, प्रोन टू आ जाए, प्रोन टू, एडिक्टेड टू आ जाए, एडिक्टेड टू, इन एवर्स टू आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, तो इन सब के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा V4 होगा। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू भी याद रखिएगा, उससे भी सवाल आता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया हुआ है। देखिए एम तो लिखा है,
एम यूज्ड टू, लेकिन यहाँ पे V1 यूज़ हुआ है तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी में एम यूज्ड टू यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू यूज़ हुआ है और यहाँ पे V4 भी यूज़ हुआ है तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। सी में कह रहा है आई एम यूज्ड टू लिव्ड, तो टू के बाद तो V2 तो कभी नहीं आता है, या तो V1 आएगा या तो V4 आएगा, ठीक है। डी में कह रहा है आई यूज्ड टू के बाद फिर यहाँ पे V1 आना चाहिए, तो ये भी हमारा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट। अभी बताइए, अभी तुरंत मैंने लिखा था एकस्टम्ड टू, तो एकस्टम्ड टू के बाद मैंने क्या बोला कि V4 आएगा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा का सारा एलिमिनेट हो जाएगा। 93 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डिनाइड टू टेक द मनी। देखिए डिनाई ऐसा वर्ड है कि डिनाइड जब हम लिखते हैं ना तो डिनाइड के बाद हमेशा जेरंड आता है, जेरंड बोलते हैं V4 को, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ ऐसा ऑप्शन दिया अभी। ए ऑप्शन में कह रहा है डिनाइड टू टेक, नहीं, 2 + V1 हमारा इनफाइनाइट होता है, कह रहा है डिनाइड टेकिंग, तो ये हमारा V4 दिया हुआ है, होल्ड करेंगे। सी में कह रहा है डिनाइड टुक, डिनाइड के बाद V2 यूज़ किया, नहीं। डी में कह रहा है डिनाइड टेक, नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 94 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही सजेस्टेड मी टू गो, ये करेक्ट दिख रहा है। बी में कह रहा है ही सजेस्टेड टू गो मी, नहीं भाई। सी में कह रहा है ही सजेस्टेड दैट आई शुड गो, तो ये भी करेक्ट दिख रहा है। डी में कह रहा है ही सजेस्टेड मी गोइंग, नहीं भाई। तो वैसे परफेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सी भी सही है लेकिन परफेक्ट क्या है, ए है, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इंसिस्टेड टू पे द बिल, नहीं भाई। इंसिस्ट के साथ ऑन फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, ही इंसिस्टेड पेइंग द बिल, नहीं, ही इंसिस्टेड ऑन, जी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 96 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज मैरिड, देखिए मैरिड के साथ टू लगता है फिक्स प्रीपोजिशन, मैरिड टू, ठीक है। तो देख लीजिए मैरिड टू कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है, बी हमारा करेक्ट हो गया। 97 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज एंग्री। देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इससे भी सीजीएल में सवाल आता है, मतलब कंपटीशन में बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है इससे, ठीक है। मैं दोनों बता दे रहा हूँ। एंग्री के साथ विद भी लगता है और एंग्री के साथ एट भी लगता है। अब कब विद लगता है, कब एट लगता है, अगर कोई लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग, तब एंग्री के साथ विद लगेगा, जैसे आई एम एंग्री विद यू, ठीक, कि मैं तुमसे नाराज हूं। एंग्री के साथ एट लगता है जब नॉन लिविंग थिंग की बात हो, जैसे आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसीलिए वहां पे अगर आपके मतलब बिहेवियर से मैं नाराज हूं तो वहां पे मेरे को बोलना पड़ेगा आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। तो देखते हैं एंग्री के साथ, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि आई एम एंग्री, सॉरी ही इज एंग्री विद मी, ठीक है, क्योंकि मी क्या है हमारा लिविंग थिंग है, तो इसीलिए इसके साथ हमारा फिक्स है कि वो हमारा वैसे आएगा, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 में कह रहा है शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, शी इज कॉन्फिडेंट फॉर सक्सेस, शी इज कॉन्फिडेंट टू, देखिए कॉन्फिडेंट विद सक्सेस होगा तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा 98 का हमारा आंसर शी इज कॉन्फिडेंट विद सक्सेस, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया डी ऑप्शन, कॉन्फिडेंट के साथ विद लगता है। 99 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर सक्सेस, नहीं ऑन माई सक्सेस होता है भाई, तो 99 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 100 में कह रहा है चूज द करेक्ट इंग्लिश, इज गुड इन इंग्लिश, जी हाँ। अभी कुछ देर पहले हमने इस पर सवाल भी किया था, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, अब सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो प्रीपोजिशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ पूरा हमारा एक सेट खत्म हो गया, 100 सवाल खत्म हो गए, और अब आपकी बारी है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। अगर मैं 100 सवाल लगा रहा हूँ तो आप कितना खुद से लगा रहे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं 100 सवाल जो लगा रहा हूँ बस आप उसी को देख के बैठ गए, 100 सवाल देखे और बैठ गए, कुछ भी एनालाइज कर ही नहीं रहो, ठीक है। खुद से भी थोड़ा सा पढ़ लो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, खुद से भी आप थोड़ा सा ट्राई कर लो, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी इशू हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। चलिए थैंक यू, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको मैं ऐसे करा दूँ, इम्प्रेसिव ऐसे कैसे लिखते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा झलकी दे देता हूँ। इम्प्रेसिव ऐसे कैसे लिखते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो ऐसे का ही कराऊँ। अगर ऐसे का नहीं कराऊँगा तो सेट तो ज़रूर लगाएंगे हम लोग, सेट डेली लगाएंगे, उसी से हम लोग ग्रामर का रूल रेगुलेशन भी सीखेंगे, क्या रूल होता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे लिखना होता है ये मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना कि अगर आप वो फॉलो कर ले गए तो अगर 10 मार्क्स का किसी भी एग्जाम में 10 मार्क्स का अगर ऐसे आ रहा है तो 10 में 10 आपको ज़रूर ही मिलेगा, अगर नहीं कुछ किस्मत ख़राब है तब 9 में मतलब 9 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 10, ठीक है। क्योंकि लिखने का एक तरीका होता है, आप ऐसा लिखोगे, मतलब जो जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप ऐसा लिखोगे ना कि अगर आपका ऐसे एवरेज भी है, एवरेज ऐसे लिख रहे हो, तब भी जो एग्जामिनर है जब पढ़ेगा ना तो उसका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा कि वाह क्या लिखा है, ठीक है। तो एवरेज ऐसे भी इम्प्रेसिव बन जाएगा, वैसा मैं लिखने का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तब तक आप अपना तैयारी जारी रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।